आपसे अगला सवाल ये है कि एक दलित महिला के रूप में आपको एक्टिविज्म में कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, और सामान्य जीवन में दलित महिलाओं को कौन सी समस्याएं होती है। तो हाँ, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। मैं बात करूँ तो अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरे पास अगर मैं कहूँ तो सब कुछ मेरा लूट गया है। मेरी माँ का हत्या हो गया, मेरे फादर नहीं रहे, मेरा घर छीन लिया गया, एक हंसता खेलता परिवार था, मेरा घर छीन लिया गया। तो उसके बाद मैं जब समाज में मेरा एक सपना था कि मैं यूपीएससी करूंगी, मैं मुझे नौकरी करने की चेष्टा थी। लेकिन जो कहते हैं ना कि सपना को तोड़ दिया गया, एक दूसरे तरफ से मोड़ दिया गया। तो हमने कहा कि जब अपने लिए मैं न्याय मांग ही रही हूँ तो दूसरे के लिए भी क्यों ना मांगू। तो जब मैं न्याय मांगने के लिए जब मैं खुद की बात करूं, अगर मैं निकली तो सबसे पहले तो दलित होना ही सबसे बड़ा अभिशाप है। और उस पे महिला दलित होना, जो महिलाएं हैं, अगर महिलाएं को काम की बात करेंगी तो एक जगह कुछ महिलाओं को तो मतलब अगर अपर कास्ट की महिलाएं हैं उनको कुछ हद तक तो सम्मान मिल भी जाता है। लेकिन अगर दलित महिलाओं की बात करें तो दलित महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है। अगर वो मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं अगर मैं कहीं मैं किसी अधिकारी के पास भी जाती हूँ तो अधिकारी हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे वो अलग बात होती है। लेकिन वहां पे जो लोग होते हैं, जो मिलाने वाले लोग होते हैं, या जो नीचे मतलब छोटे अधिकारी लोग होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, या जो वहां के लोग होते हैं, उनकी हाव भाव हमारे प्रति बदल जाता है, उनकी नजरिया बदल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीधी सीधी बात करें, अगर महिला दलित महिला अगर वो एक्टिविस्ट है, अगर शुरुआती संघर्ष कर रही है तो उनको ये देखा जाता है कि इसके साथ या तो रेप हुआ होगा, या तो पति मार के भगा दिया होगा, या तो इसका कुछ ये इसका चाल नहीं होगा, इसीलिए ये यहाँ पे आई है। सबसे मतलब आपको हे दृष्टि से देखा जाता है। दूसरी बात यह है, जो जो चीजें मैंने फेस किया है, दूसरी बात यह है कि जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ती हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ एक लॉबी और आपके काम करता है कि जो पुरुषों की लॉबी होती है। मतलब सारे पुरुष एक जैसे नहीं है, लेकिन अधिकतर ऐसे मिलते हैं कि उनका ये कहना होता है कि एक महिला कितना भी पढ़ी लिखी हो, कितना भी क्यों न जानकार हो, लेकिन उसको रहना पुरुष के अधीन ही रहना है। मतलब ऐसा मानना है कुछ लोगों का, इस तरह से मानते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे पुरुष एक जैसे हैं, सारे पुरुष ऐसा सोचते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं। तो उनका मानना, अगर आप अपनी मर्जी का काम करना चाहती हैं, स्वतंत्र रूप से होना चाहती हैं, तो अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्र महिलाएं पुरुषों की नहीं पसंद है। खास करके ज्यादातर पुरुषों को स्वतंत्र महिलाएं नहीं पसंद है, वो भी दलित समाज में तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है। तो अगर दलित समाज में स्वतंत्र महिला है तो वो उसका माना जाता है कि वो चरित्रहीन होगी, बहुत सारे पुरुषों से उसका अफेयर होगा, बहुत सारे लोगों से, अरे वो तो मतलब किसी काम की नहीं। अगर मैं बात करूं महिलाओं की, दलित महिलाओं की, तो दलित महिला हो और महिला, अगर महिला कार्यकर्ता की बात करूं तो सामाजिक कार्यकर्ता में मैम जो अभी जिनकी शादी हो गई है उनकी बात छोड़ दीजिए, उनकी बात मैं नहीं करूंगी। उनको भी बहुत सारी पाबंदियां लगती हैं। कुछ लोग हैं स्वतंत्र हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें में पाबंदियां लगती है कि आपको इतना देर क्यों हुआ, आप इतनी रात के क्यों आई, आप क्या है, मतलब देर हुआ तो किसी न किसी से आपका कनेक्शन जोड़ा जाएगा। जबकि आप घर में पति या बेटा देर से आएगा तो नहीं कनेक्शन जोड़ा जाता है, लेकिन अगर हम देर से आते हो तो हमारा कनेक्शन जोड़ा जाता है कि भाई क्यों देर हुआ, हमारा भले गाड़ी छूट गई हो, गाड़ी लेट हो गई हो, स्कूटी खराब हुई, तो ये चीज फेस करनी होती है। दूसरी बात यह है कि आप दलित हैं तो मतलब लोग अगर मतलब शादीशुदा नहीं है तो पता है आपको बेटी मानने के लिए सारा समाज तैयार है कि भाई मुझे, जैसे मुझसे ये सीमा जैसी मुझे बेटी चाहिए, सीमा जैसे मुझे बहन चाहिए, सीमा जैसे मुझे एक मतलब एक मदर भी चाहिए, एक गार्जियन चाहिए। लेकिन सीमा के नेत्र मतलब सीमा के नेचर जैसा, सीमा के सोच जैसा पत्नी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहता है। क्योंकि सीमा के जैसे सोच वाली पत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि सीमा अधिकार की बात करती है ना, तो सीमा बराबरी की बात करती है। सीमा जैसी लड़कियां बराबरी की बात करती हैं कि भाई अगर एक गिलास पानी मैं दी तो एक गिलास पानी आप भी दे सकते हो, अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ तो आप भी रिस्पेक्ट करते हो।
कर सकते हो। अगर मैं बाहर देर, आपको देर हो सकती है तो मुझे भी देर हो सकती है। अगर आप घूम सकते हो तो मैं भी घूम सकती हूँ। अगर तो ये चीजें नहीं पसंद है तो आदर्श महिलाओं की बात करूं तो एक छवि बनाई गई है आदर्श महिला, जो मतलब एक गांव की, समाज की मैं बात करती हूँ, तो एक आदर्श महिला उसको माना जाता है जो मतलब अपने पति या ससुराल में किसी से बात ना करे, मतलब अगर उसको गाली भी दिया जाए तो बात ना करे, घूंघट में रहे। पति भले किसी को भी देखे, किसी को छेड़े, किसी से बात करे, लेकिन पत्नी मतलब जो बहू है वो किसी से बात ना करे। उसकी हंसी भी, अब अगर हंस भी रही है ना तो उसकी आवाज भी बाहर नहीं सुनानी चाहिए, सुना मतलब किसी को सुनना चाहिए। अगर सबसे बाद में वो खाए, खाना परिवार के खाने के सबसे बाद में खाए, और सोना सो करके सबसे पहले उठ जाए, मतलब जब तक परिवार जग रहा है तब तक वो नाश्ता उनके लिए तैयार कर दे। सास ससुर किसी पति मतलब उसको गाली दें, उसको कुछ भी कहें, तो वो कभी भी अपने मायके से ना कहे, मतलब हमेशा अपने ससुराल का बड़ाई करे। तो इसको आदर्श बहू माना जाता है, जो सीमा में, सीमा जैसी लड़कियों में गुण है ही नहीं। सीमा न तो घूंघट कर सकती हैं, ना ही तो किसी की गाली सुन सकती हैं, ना ही तो मतलब सम्मान अगर आप करेंगे तो सम्मान हम भी करेंगे, बराबरी की बात करती हैं। तो इसलिए दलितों की खास करके बात करें तो दलितों में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। हाँ, आम महिलाएं की बात करेंगे तो वो उनको परंपरा एक बना दिया गया है, उनको ऐसा बना दिया गया, जैसे कि एक नाम की बात करते हैं तो हमारी तो नाम भी छीन लिया जाता है मैम। हम महिलाओं की तो नाम भी छीन लिया जाता है। घर पे हम रहते हैं तो बाप के नाम से जाने जाते, उनकी बेटी, उनकी बहन। पति के पास जाते हैं तो पति के नाम से जाने जाते, हमारे नाम तो पतियों पतियों के नाम से हम जोड़े जाते हैं। भाई उनकी पत्नी, उनकी बहू, हमारा तो नाम भी नहीं है, पहचान नहीं है। घर में ससुराल में रहते हैं तो ससुराल के लोग कहते हैं अरे इसका तो कोई मतलब ये तो पराये घर की है, इसका क्या मतलब है। और मायके में रहते हो तो मायके वाले भी कह देते हैं पराये घर की है। तो आम महिलाओं ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो उनके लिए वो दर्द में वो भी है, उनको साथ भी आए दिन घटनाएं होती हैं, ताना मारे जाते हैं, लेकिन उसको उन्होंने मान लिया कि ये हमारा कर्तव्य है, मार खाना भी कर्तव्य है, गाली सुनना भी कर्तव्य है, अपमानित होना भी कर्तव्य है। अगर उनके साथ मान लीजिए कोई रिश्ते में या कोई घटनाएं हो जाती है, रेप जैसी घटनाएं हो जाती है, उसको छुपाने की भी वो कोशिश करती है। भाई हमारी इज्जत बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पति का इज्जत है, सास का इज्जत है, पिता का इज्जत है। कई बार मैं घटनाओं में देखती हूँ कि बेटी के साथ घटना हुआ तो लोग कहते नहीं नहीं मेरी इज्जत नहीं जानी चाहिए बाहर, अगर हम न्याय की बात करेंगे तो इज्जत जाएगी। तो उससे अगर जब हम काम करने निकलते हैं, जब दलित महिला खास करके काम करने निकलती है तो 10 गुना, एक तो मतलब दलित महिला का मतलब कि अब इस सांप की तरह है। दलित महिला का मतलब बाहर निकलना बस चलन ही माना जाता है। तो चुनौतियां हर कदम पे बढ़ जाती हैं। घर से बाहर निकलिए 10 लोग ताकते हैं, ऊपर से नीचे पहले देखेंगे कि जा कब रही हैं, जा रही हैं तो इनका कहीं ना कहीं चक्कर होगा। उसके बाद से अगर भाई काम निकल, महिलाएं तो मिलेंगी नहीं क्षेत्र में काम करने लिए, जाहिर से है हमें कहीं ना कहीं पुरुषों का सहयोग लेना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमको वकील पुरुष मिलते हैं, थाने में भी ज्यादातर पुरुष, पुलिस ही पुरुष होते हैं, सहयोग करने वाले भी हमारे वॉलेंटियर भी पुरुष होते हैं। तो उनके साथ भी तो गलत ही छवि। हाँ, थोड़ा सा जब आप आगे निकल जाते हैं, थोड़ा सा आप जब काम कर लेते हैं, तब थोड़ा सा सम्मान का आपको मिलता है कि भाई चलो ठीक है, सम्मान, ये काम कर रही हैं। लेकिन संघर्ष जो होता है मैम, मैं मानती हूँ कि इसी कारणों की वजह से कि महिलाओं को इतना तोड़ा जाता है, इतना तोड़ा जाता है। सबसे आसान तरीका तोड़ने के लिए उनके चरित्र पे हमला किया जाता है। अगर कोई महिला घर से बाहर निकलना चाहती है तो उसको चरित्रहीन बना दिया जाता है, चरित्रहीन कर दिया जाता है, जिससे वो अपनी आबरू बचाते फिरती है और फिर वो दोबारा समाज में काम करना या अपने लिए न्याय मांगना, अपने लिए आवाज उठाना भूल जाती है। तो उस समय सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति दलित महिलाओं की है, जो मैंने भी झेला है। चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो आपका मोहल्ला हो, चाहे वो आपके साथ काम करने वाले सहपाठी हैं, हर जगह आपको यातनाएं उनसे प्रताड़ित होना ही पड़ता है। तो हम भी झेल रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद है कि हमारे, जब हम देखते हैं अपने महापुरुषों के, जब हम अम्बेडकर की स्थिति को देखते हैं, जब हम सावित्री बाई फुले को पढ़ते हैं, जब हम नंगेली को स्थिति को देखते हैं, तो जब हम इन लोगों को देखते हैं तो हमें भी एक हिम्मत मिलती है कि चलो हमें भी लड़ना है, और जीवन है तो हमें लड़ना ही पड़ेगा, और हमें चुप नहीं रहना है।
अगर हम मैं एक अपने लिए खुद के लिए मैं नारा देती हूँ कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, और मैं करूंगी तो जरूर होगा। और अगर मैं देखती हूँ कि मेरे ज्यादातर मैं जो अपने लिए मोटिवेट करने के लिए मैं जो मुझसे जो ज्यादा लोग हैं, जैसे विकलांग लोग हैं, अगर कोई आगे बढ़ा है, किसी बड़ा, तो मैं उनको देखना पसंद, सुनना पसंद करती हूँ, और मैं खुद को तब मैं देखती हूँ कि मैं उनसे बेहतर हूँ। तो अगर वो आगे बढ़ सकते हैं, वो अगर कर सकते, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। और मैं यही बात करती हूँ कि मैं एक उदाहरण बनने की कोशिश कर रही हूँ, कि मगर अगर मैं सीमा गौतम कर सकती है, बिना माँ बिना बाप का अगर सीमा गौतम लड़ सकती है, तो आप क्यों नहीं लड़ सकते। तो मेरी भी एक किताब आ रही है, खैर वो मेरे संघर्षों पे है, मेरे जीवन पे है। आ, आ, कोशिश है कि बेहतर करने के लिए, एक उदाहरण बनने के लिए। चुनौतियां तो ज्यादा है, महापुरुषों के जिंदगी में भी रही, हमारे भी जिंदगी में है, और हमारे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी में रहेगी। तो ये हमारा संघर्ष है। जी। तो अब हम जो चैट बॉक्स में क्वेश्चंस है वो हम पूछेंगे आपसे और वैलेंटीन से। और I request all the participants to please write your questions in the chat box, and I will be asking them. I think the last question we took was, do you think we were treated better because you weren't from India? So the next question is, after this experience, are you able to think to come back to India again? I'd like to, but I don't think, I think it will be dangerous. So I don't have any prohibitions so far, but I think if I ask for a visa, they probably refuse. And that would not be safe for me to be there, especially after I published this book and it will be translated soon. So unfortunately, until there's BJP and Modi in the power, I won't take this risk. I hope it will change because I miss lots of things in India, but yeah, not now. And the next question is, did you get legal aid inside prison? And yeah. Legal aid inside prison? No. Legal aid inside prison. I was very surprised with all the process because when the CGM has to sign the order to put you in jail, I thought I would be presented to the court, and the police was telling me, oh, you will be presented to the court, you will be presented to the court soon. So I was hoping a lot from that because finally a process after 2 days at the police station. But then what happened is it's signing some paper on a parking in the middle of the night. It looked like a hostage exchange. It's the parking in front of the court at 2 a.m. There's the CGM going out of a car, signing some documents, and they say, "But you're going to jail." So I was very surprised with the process, and then I had the name of a lawyer, but and yeah, I didn't want to sign because it was all in Hindi with Devanagari script, and I couldn't read really. So I told them, no, I won't sign. Just translate it, and I will sign. And soon I was surrounded by 20 policemen, starting to be aggressive and telling me, you will never go out if you don't sign. So you can imagine the pressure at that moment. You just sign. And after this process of pressure, I found it back in jail because the first lawyer I had, I was given the name Imagine by the embassy. I had, after 3 days in jail, how full contact with him. He was trying to understand. His main concern was if I had money. So he was asking me, where did you book your hotel room? How much did you pay for that? And I was saying that this is not
an important question for the case we need to fight, and then not saying anything about the whole procedure. It was just something like, don't worry, you will get bail. Like, with me, you will get bail, but no strategy, not telling me what you will plead or nothing. And I think it happens a lot in the relationship between lawyers and prisoners, that lawyer is kind of a god telling you, yeah, you will get bail, treating the prisoner, clearly, sorry for my language, but as if it were a piece of shit. And the prisoners are often saying, oh, lawyer G, I don't remember how they say, but there's this idea that the lawyer that you pay is not at your service, but is a kind of god that you have to require the favors from. So this man, I was feeling, after I understood that he was blackmailing my family, this lawyer, telling them, no, don't come, you will get immediately arrested if you come. He was trying to get as much power and as much money of the situation, but by putting fear in everyone. And when I told him I had a project about the Dalits, he told me, what, the Dalits? So I could sense his political opinions too. And then he was, I remember a very shady fact that he was kind of accusing me that I came in Gorakhpur to have a kind of affair with Sima. And I was thinking, no, what are you telling me? So I could sense this guy was horrible, and I didn't want to sign the paper authorizing him to represent me. So I thought, no, maybe let me think. And then I felt pressure. I felt pressure from him, from the jailer. What? You don't want to sign? Don't sign. Okay, you will stay here for years then. And I ended up signing because he had some paper from my embassy authorizing him to represent me. But then we managed to retrieve this authorization and to find other lawyers. But everything came from the outside, nothing from the inside. I know you may have some right for legal aid, but it's obviously not respected. And if no lawyer comes to see you, you have no leverage to make the situation change. And that happens for other rights that you're supposed to have in jail. You're supposed to have the right to a phone call. But this is not something that comes automatically, and particularly like Muslims prisoners, they are systematically denied the right to the phone and have to wait for years sometimes to be able to call their lawyer or their family. And even I had to go through a process like writing a long letter to the jailer, oh, dear Mr. Jailer, please give me the authorization, like supplicating him to give me this authorization. So yeah, there's a gap between the rights you're supposed to have and what you really get. So legal aid, yes, but not from the jail. To answer the question. Yeah. So the next part of the same question is, could you talk more about the spatial distribution of different caste groups inside prison? How upper caste individuals occupy the center of barracks, along with taking jobs such as cooking, etc. Essentially, how does caste operate inside prisons? I think we have already covered that, but do you have anything else to add to that? No, yeah, we already talked about the caste is at stake. The social class you're from also. I just remember that in one of the barracks there are like boys, 17 years old kids serving rich prisoners, like doing everything. I remember a prisoners, everybody called him Dr. Sahab, and he was just lying on this bed all the time. And even he had sometimes his newspaper to give to another prisoner who was 2 meters away. So he had just to stand and give him the paper. But that's not how he used to do. He would call Sultan, because the boy was named Sultan. And Sultan would came from 50 meters, take the paper and bring it to
to the other prisoner who were 2 meters away. So yeah, you feel you have servants and masters in jail. That comes from lots of other services, like some are massage guys, some are laundry guys. Yeah, and it's true that kitchen is a privilege though, because they are like 2 gas fires for 100 people, for example. So even cooking, even if you have an egg, it's not said that you can cook it. So it's so important that higher castes take care of this. I could sense it. I will see, at least, even if I didn't ask them, I could feel it, or I will see the Janeyu in the kitchen a lot. The next question is, what did you plead guilty to? Violation of visa condition by illegal financing of NGOs. But even you get a charge sheet which has hundreds of pages, but in the end there's nothing in it, and you, from the charge sheet, you didn't even understand what they have against you, what they are really reproaching you. So the interaction was more simple. It was simpler. It was, do you confess your crime? Yes. And that's all. That's the trial. And then it's this very scary moment, because it had been talked with the lawyers and the judge. They had this arrangement, but it's not on paper, it's not a contract. So then he goes to deliberate. I don't know what he does at that time. He thinks more. And he comes back, and he can perfectly say, okay, 5 years of jail, the maximum for this crime, because they were calling it a crime, and you're in his hands. So when he said 1 month, and I've seen that he respected the deal, I was extremely relieved. And do you have any questions for Seema? Me for Seema? Yeah. I think she said everything. I had questioned in the process, and then she answers to it. So okay. And she was talking very fast for me. I could not follow up everything, not keep up with the pace. Right. The next few questions in the chat box are for Seema, madam. अंबेडकर जन मोर्चा की मूल्य और आदर्श क्या है? देखिए, अम्बेडकर जन मोर्चा का मूल्य आदर्श तो हमारे महापुरुष, हमारे पुरुषों के वजह से ही तो हम उनको आदर्श ये मान के चलते हैं कि जैसे कि बाबा साहब की पार्टी थी, बाबा साहब ने एक पार्टी बनाई रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, उसको मानवर कांसीराम साहब भी आगे चल करके बीएसपी बनाए। तो जैसे कि हमारे जो आदर्श रहे वो बाबा साहब हैं, हमारे महापुरुष हैं। और मूल्य की बात करेंगे तो अम्बेडकर जन मोर्चा का मूल्य है कि अभी तक तो संघर्ष हम कर ही रहे हैं, संघर्ष है हमारा, और संघर्ष के दौरान इतना सारा लोगों का उम्मीद जुड़ गया है कि लोगों का स्नेह जुड़ गया है, उम्मीद जुड़ गया है कि जिसे आगे ले जा पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक तरह से सरकार हम लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, जहां पे एक तरह से बीएसपी में एक उम्मीद जगी थी, उस उम्मीद को टूटते हुए नजर आई। और एक तरह से आप देखेंगे कि अम्बेडकर जन मोर्चा का उम्मीद लड़ाई करने के, आंदोलन करने के वजह से लोगों का थोड़ा सा जगह था, लोगों का उम्मीद बनने लगा कि भाई हमारे हक की बात होगी, हमारे अधिकारों की बात होगी, जिससे लोग जुड़ रहे थे। और अभी भी लोगों की आशाएं हैं, लेकिन मुझे तकलीफ है कि मैं उनके आशाओं को लेकर के हम लोग
आगे कंटिन्यू करने में हम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हम बहुत सारे केस में हमको उलझाने की प्रयास है, उलझाया जा रहा है, लेकिन हमारे पास समाज के ही ताकत है। अभी भी हम यही कहेंगे कि समाज की ताकत है, समाज है, कहीं ना कहीं से समाज खड़ा है। लेकिन जब कहते हैं कि जब आप संघर्ष में होते हो तो अक्सर आप अकेले पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ भी वो चीजें हैं, क्योंकि हमारे साथ वो समाज है जो समाज में अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पे खड़ा है। शरीर से तो वो हमारे साथ हैं, मन से हैं, अपने मतलब उनको कहीं भी अगर हम कहें तो वो हमारे लिए अपनी मतलब आत्मा से मेरे साथ हैं। लेकिन जो हमें फाइनेंशियल फंसाया जा रहा है, जैसे कि जहां हमें सपोर्ट चाहिए, जो सरकार हम लोगों की फाइनेंशियल जो तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमारी मनोबल लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही है। एक साल में 4 FIR होना, 4 बार जेल जाना, घर सीज कर देना, छापा मार देना, जो जिस जिले में आप गए भी ना हो उस जिले में जा करके FIR करना, उस जिले से FIR कराना, झूठे आरोप लगाना, तो कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने की कोशिश है। लेकिन मैं अगर मूल्य की बात करूंगी तो हमारे मूल्य कहिए, हमारे आदर्श कहिए, समाज ने हमारे आदर्श को हमारे बाबा साहब या हमारे महापुरुषों को आदर्श पे हम लोग चल रहे हैं, उनके ही आदर्श को मान करके हम, हमारे हौसला बुलंद है, और जो हमारा समाज है वही हमारा मूल्य है, क्योंकि हमारा समाज ही हमारे साथ है। और हमें उम्मीद है कि आज नहीं कल लड़ाई है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लड़ेंगे। हमारी लड़ाई अगर हम लड़ते हुए मर गए, हम लड़ते हुए शहीद हो गए, तो आने वाली पीढ़ियां भी उसकी जवाब मांगेंगी। अगर हम ही आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर वो भी गुलाम बन जाएंगी। वो भी यही बात कहेंगे कि भाई आपने जब हमारे बाप दादा ने नहीं कुछ कर पाया तो हम क्या कर पाएंगे। तो हमारे मूल्य, हमारे धरोहर, हमारे जो भी शक्तियां हैं उसे बरकरार करने की भी हम लोग, हमारी कोशिश है और लगातार प्रयास है। और हमारा जनता, हमारा समाज, हमारे लोग और आप जैसे लोगों का स्नेह जो लोग हैं, अगर मैं एक मूल्य की बात ये भी करूं कि जो सोशल मीडिया है, खास करके अगर मेन स्ट्रीम की मीडिया है, वो तो हमें विलन बनाने में कोई चूक नहीं छोड़ती। लेकिन आप जैसे लोग हैं जो काम करते हैं, जो सत्य के लिए काम करते हैं, जो न्याय के लिए काम करते हैं, कहीं ना कहीं न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं, तो हमारे लिए एक मूल्य आप लोग भी हैं, आप जैसे लोग भी हैं, समाज है, तो हमारे लिए यही है। आपसे अगला सवाल ये था कि ये अंबेडकर जन मोर्चा से जुड़ा कैसा जाए और उसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं हम। ये तो बहुत है कि मेरे लिए भी मेरा एक मनोबल बढ़ेगा, और अगर लोग जुड़ते हैं अम्बेडकर जन मोर्चा से। देखिए, अम्बेडकर जन मोर्चा से जुड़ने के लिए अगर आप समाज का काम कहीं भी है, समाज के लिए काम करते हैं, तो आप अम्बेडकर जन मोर्चा का हिस्सा हैं। अगर आप पीड़ितों के लिए खड़े हैं, आप जनहीन मुद्दों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो आप अम्बेडकर जन मोर्चा का हिस्सा हैं। हम मानते हैं। और अभी मतलब अभी हमारा संगठन 5 साल का हुआ है, और 5 साल में हमने अभी जैसे कि हमारे कुछ सहयोगी कहिए या कार्यकर्ता कहिए, दिल्ली के भी हैं, कुछ लोग पंजाब से भी हैं, कुछ लोग बिहार से हैं, और कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं। तो कुछ कुछ जगहों पे हमारे लोग हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, तो उत्तर प्रदेश में 50 जिला में अम्बेडकर जन मोर्चा काम कर रहा है। दुख की बात है कि हम एक जगह के लिए जो आंदोलन है, हमारी एक जगह के लिए, एक जिले के लिए, एक राज्य के लिए नहीं है। हमारे ज्ञापन अगर आप देखेंगे तो हम ज्ञापन में बात जो जमीन के प्रत्येक भूमिहीन परिवार को जमीन दिलाने की जो बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक भूमिहीन भारत में रहे हर गरीब मजदूर भूमिहीन की बात कर रहे हैं। हमें किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी व्यक्ति की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो भूमिहीन है। और हमारे आंदोलन में ठीक है, हमें जो आंदोलनकारी रहे या जो लोग रहे उनको कठिनाइयां हुई, लेकिन हमारे आंदोलन में किसी के साथ जैसे लाठीचार्ज जैसे होना या किसी की जान जाना, इस तरह से कोई घटनाएं नहीं हुई। उसके कारण ये है कि हमारे संगठन के बहुत सारे साथियों ने बहुत
उसको बहुत सारे साथियों ने उसमें भागीदारी अपना भूमिका निभाया, जगह जगह पे उन्होंने काम को संभाला, देखा, और लोगों ने खुद जो लोग आए वही कार्यकर्ता थे हमारे, और वही उस समय के नेता भी थे, वही उस समय के कार्यकर्ता भी थे, वही उस समय के जनता भी थे। तो अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो हमारा भी हमारा भी सौभाग्य रहेगा कि आप लोगों के साथ मिल करके बड़े पैमाने पे काम करने के लिए, और हम चाहते भी हैं कि अम्बेडकर जन मोर्चा की जो मांग है, जो हमारे 10 मांग उसमें थे, जो हमारे ज्ञापन था कि जो विदेश बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, या गरीब घर के बच्चे हैं, उनके लिए भी एक ऐसी नीति बनाई जाए, रणनीति बनाई जाए, जो विदेश जाकर के अपनी शिक्षा पूरी कर सके, या अच्छे विद्यालय में, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के अपनी शिक्षा पूरी कर सके। जो मनरेगा मजदूर है, हम लोगों की मांग है कि 1000 रुपया किया जाए, क्योंकि महंगाई को देख करके आप 200 रुपया में कुछ नहीं होने वाला है। और हम लोगों का यह भी है कि कम से कम 200 नहीं है, 200 रुपया हो, 100 दिन की गारंटी नहीं होना चाहिए, 200 दिन की गारंटी होनी चाहिए। तब तो जो आप युवा, पढ़ा लिखा युवा है, जिनके लिए आप बात कर रहे हैं, जो और अन्य देशों की बात करेंगे, वहां पढ़े लिखे युवा होते हैं, वहां पे अगर उनको सरकार नौकरी नहीं दे पाती है, तो सरकारी वहां बेरोजगारी, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए बेरोजगारी भत्ता देती है। तो कम से कम 30,000 रुपया प्रत्येक जो युवा है, जो अच्छे मतलब जो MA BA BTech MTech करके जो बेरोजगार घूम रहा है, उसको कम से कम 30,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता भी मिलना चाहिए। इस तरह से हमारी जो मांग है। देश भर के जेल में जो वैलेंटाइन इसके गवाह हैं, वैलेंटाइन तो जानते हैं, वो तो जेल में रहे हैं, उनसे बहुत सारे लोग मिले हैं, और उन्होंने किस कंडीशन में रहे हैं वो जानते हैं, कि देश भर के में जो पिछड़े समाज के लोग मामूली धाराओं में बंद हैं, 10,000 5,000 रुपया देने की उनके पास हैसियत नहीं है, गवाह जमानतदार देने की हैसियत नहीं है, इसलिए उनकी बेल होने के बाद भी वो जेल में है। ऐसे लोगों के लिए हम लोगों की मांग है कि उनको बिना शर्त किसी भी जेल में, अगर जो छोटे मोटे अपराध में, जैसे झगड़ा हो गया, या पानी को लेकर, या बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, उनको इस तरह से जो बंदी हैं, उनको बिना शर्त उनको छोड़ा जाए, उनको घर तक जाने के लिए जाने के लिए किराया भी दिया जाए, सम्मान, मतलब एक निर्धारित समय तय किया जाए कि आपको इतना दिन तक ही रखा जाए। अगर किसी के पास पैसा होता तो विदाउट टिकट क्यों जाता। तो इस तरह से हमारे कुछ मांग है, कुछ डिमांड है सरकार से, डिमांड लेकर के, जिसमें एक डिमांड ये भी था कि हमारी पहला डिमांड है कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 1-1 एकड़ जमीन मिलना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये सपना बाबा साहब का है। मानवर कांसीराम साहब को आप देखेंगी तो मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मानवर कांसीराम साहब भी जमीन की बात पंजाब में जाके कह रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो मरने से 8 महीना पहले आगरा में बाबा साहब जाते हैं, वहां भीड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमने सभी के लिए सब कुछ दिया, लेकिन गांव में जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। आप अपनी जमीन के लिए लड़िए, हमने अधिकार तो आपको दे दिया है, लेकिन आप सम्मान पूर्वक जिंदगी तभी न जी पाएंगे जब आपके पास जमीन होगा। कल आपको दूसरे के खेतों में काम करना, दूसरे के घरों में काम करना, तो आपका सम्मान नहीं हो पाएगा। इसलिए जमीन होगा तो कम से कम आप सम्मान पूर्वक जीवन जी पाएंगे। और आपको मैं बताऊं कि भारत में कृषि एक ऐसा संसाधन है जिसपे पीढ़ी दर पीढ़ी सम्मान पूर्वक जीवन जिया जा सकता है। एकमात्र कृषि एक जमीन है। नौकरी आज आपका मतलब किसी के घर का बेटा नौकरी कर रहा है, किसी का पति नौकरी कर रहा है, वो अपने बेटा को नौकरी नहीं दे सकता है। अपना बिजनेस अपने बेटा को हैंड ओवर नहीं कर सकता है। करेगा वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा वो नहीं हो पाएगा। लेकिन जमीन जो है तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी सम्मान पूर्वक जीवन जी सकते हैं, आप उस पर निर्भर रह करके। कृषि एक ऐसी संसाधन है भारत के समाज के लिए, इसलिए हम लोग जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अगर आप लोग जुड़ते हैं तो इसके लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। जी, अगला क्वेश्चन ये है कि जो पुलिस है वो केसेस क्यों नहीं दर्ज करती है, और उनके पुलिस के क्या विचार हैं जाति को लेके। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अधिकतर थाने मिलेंगे आपको, वहां अपर कास्ट के ज्यादातर थानेदार मिलेंगे, जो एसओ हैं, जो ज्यादातर मिलेंगे। दूसरी बात है, घटना होने वाली
होता है जिनके पास शिक्षा नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास मतलब जानकारी का अभाव है, कुछ अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, उनके खेतों में पीढ़ी दर पीढ़ी उनके खेतों में काम करते हैं। तो यहाँ तो मतलब एक तरह से कहिए कि नामित रूप से, घोषित रूप से बधुआ मजदूरी नहीं कराया जाता है। लेकिन यहाँ गोरखपुर की बात करूं, गोरखपुर में जो कौड़ीराम ब्लॉक है, बांसगांव ब्लॉक है, गगहा ब्लॉक है, बड़हलगंज ब्लॉक है, अगर इन सारे, खजनी ब्लॉक है, उरुआ ब्लॉक है, इन सारे ब्लॉकों में अगर गोरखपुर की बात करूं तो यहाँ एक निर्धारित नहीं है। आपको सीधे कह दिया जाता है कि कल मेरे खेत में काम होना है, कल आपको आना है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं तो उन्हीं के दिए हुए जमीन पे आपके बाप मतलब उनके बाप दादा परदादा बसे हुए हैं, तो वो कल से कहते हैं कि फिर आप हमारी जमीन खाली करिए। तो एक तो डर ये है। तो एक तरह से मतलब सामने से बधुआ मजदूरी नहीं बनाया गया, लेकिन उनको बधुआ मजदूर बनाकर ही काम किया जाता। दूसरी बात यह है, उनका निर्धारित नहीं है कि उनकी मजदूरी नहीं है, उनको कितना मजदूरी मिलेगी। जहां करते हैं बाहर तो उनको 200 रुपया मिलता है, लेकिन वही जब वो जमींदारों के घर में खेत में काम करते हैं तो उनको 100 रुपया 150 रुपया, मतलब मनमाना जितना वो दे सकते हैं दे देंगे, उतना ही में आपको काम करना है। तो जब इनके साथ घटनाएं होती, घटना करने वाले कौन होते हैं? जब इनकी घर की बहू बेटियां काम करती हैं, उनके खेतों में घरों में काम करती हैं, उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ रेप होता है। जब वो थाने पे जाते हैं तो वहां भी थाने पे उनके जाने से पहले जो अपर कास्ट के हैं उनका कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं सोशल पॉलिटिक्स में लोग हैं, पता चलता है पीड़िता को थाने पहुंचने से पहले किसी नेता का फोन पहुंच जाता है, अरे देख लेना वो थोड़ा अपने ही लोग हैं। ठीक, तो जैसे पीड़िता वहां पहुंचेगी, कुछ भी अपना वो दुखड़ा कहती रहे, कुछ भी अपनी बात कहती रहे, उससे मतलब नहीं है, पुलिस वहां उसको भगा देता है। जैसे अगर वह पीड़िता है, अगर किसी के घर में, जैसे एक महिला थी, उन्होंने जिनके घर में काम करती थी, उन्हीं के घर के आदमी वो बाहर रहते थे, वो आए, उनके साथ रेप किए 2 लोगों ने मिलके। और जब थाने पे गए एफआईआर लिखाने, तो उन्होंने कहा कि जब तुमको आज तक अपने घर में काम दिया, जिस आदमी ने तुमको काम दिया, तुम्हारा पेट पाला, उस आदमी के खिलाफ तुम पैसे ऐंठने के लिए इस तरह से कर रही हो। तो मतलब मैंने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन उसमें एफआईआर नहीं दर्ज करा पाई। तो इस तरह से घटनाएं हैं कि कहीं ना कहीं पावर। दूसरी बात यह है कि उनके पास सोशल सपोर्ट नहीं है। जैसे सोशल सपोर्ट में कि उनके साथ जैसे नेता भी हुए या जो सामाजिक कार्यकर्ता है, तो दलित समाज में चाहे गरीब समाज में ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। अगर सामाजिक कार्यकर्ता जो है भी, तो उनको भी दबाया जाता है, उनको भी हर जगह से रोका जाता है। तो इस परिस्थितियों में एफआईआर करना, एफआईआर दर्ज कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिनका एफआईआर दर्ज भी होता है, अभी मैं 2025 की घटना में आपको बताऊं कि 11 साल की बच्ची थी, जो घुमंतु परिवार होता है, खजनी थाना, गोरखपुर के अंतर्गत एक खजनी ब्लॉक भी है, खजनी थाना है। तो वो खजनी थाना के बगल में वो घुमंतु 11 साल की बच्ची थी, रहती थी। वो आलू लेने गई जनवरी की महीना में, 2025 की घटना है। आलू लेने गई और वो 20 रुपया की आलू के चक्कर में उसके मतलब 40 साल का व्यक्ति उसको ले जाकर के रेप कर दिया, जिससे मतलब प्राइवेट पार्ट में बहुत सारे इंजरी आई और वो बच्ची बेहोश हो गई थी। उसको जब हम लोगों ने हॉस्पिटल लेकर गई, जब सारी चीजें हुई, तुरंत वो गिरफ्तार हो गया। लेकिन बात यह, गिरफ्तार हुआ, एफआईआर भी दर्ज हो गई, गंभीर मतलब रेप के धाराओं में, गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि पीछे नेता लोग पड़ गए, उसमें जो बड़े बड़े नेताओं के फोन आने लगे, अरे भाई नेता हैं तो ये हैं। यहाँ से बात नहीं बनी। जब हम लोगों ने उसको आगे, हमने कहा कि बच्ची थी, नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से हुआ, हम लोगों ने जब किया तो उसके बाप को गुमराह कर लिया गया। उसके बाप को 1 शीशी दारू दे करके और 10,000 रुपया दे करके उसके बाप से मतलब वो सिग्नेचर करा लिया गया कि हमारे बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, और उसने खेलते हुए गिर गई, चोट लग गया। जबकि डॉक्टर की रिपोर्ट है, एफआईआर दर्ज हो गई है, फिर भी SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था, फिर भी उसमें ये कहा गया कि हम मतलब इनको मतलब जो एफआर लगाया गया, जिसमें एप्लीकेशन समझौता हुआ, उसमें कहा गया कि हमने मतलब इनसे उधार लिया था, ये हमको परेशान कर रहे थे, इसलिए गुस्से में आकर के हमने इन पे एफआईआर लगवा दिया। तो इसको आप सोच सकते हैं कि एफआईआर दर्ज भी हो जाता है तो वो एफआईआर चार्जशीट तक नहीं जाती है। चार्जशीट तक चली भी गई तो फिर कोर्ट में वकील जो है, वकील भी ज्यादातर वकील उन्हीं के बैठे हैं, वहां ज्यादा एक लाभी होती है, अपर कास्ट की लाभी होती है।
जो दलित समाज के, पिछड़े समाज के वकील हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि ये लोग मतलब बहुत कम ऐसे वकील हैं जो पीड़िता के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। मैम अभी 2025 की नवंबर 2025 की घटना मैं बताऊं, उस समय मैं ट्रेनिंग में थी, मैं बाहर थी। एक बच्चे का मतलब हत्या करके घर में डेड बॉडी छुपाई गई और मैंने कहा कि भाई उसकी मैं हूं नहीं, मैं FIR दर्ज कराना। अब वो बेचारी जैसे एक मतलब वकील के पास जाती है, उन्होंने कहा कि 15,000 रुपया दीजिए प्लस जो SC/ST एक्ट का पैसा आएगा उसमें 50% के लिए आप हमको एग्रीमेंट करके दीजिए कि 50% आप हमको देंगे। अब आप बताइए कि FIR दर्ज कराना, जिसके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, उसके पति नहीं है, 4-5 बच्चों को वो किसी तरह से जिला रही थी, किसी तरह से उन्होंने बड़ा किया और वो खुद भी बीमार पड़ गई हैं। उनको हम लोगों ने किस तरह से मदद कर दी, लेकिन उस बेचारी से 15,000 रुपया जब आप मांग लेंगे, थाना वाले तो FIR नहीं लिखा। अब ये कोर्ट गए कि भाई 156 के तहत जो है हम FIR दर्ज कराते हैं। अब वहां पे भी आपसे 15,000 रुपया मांगा जा रहा है। तो एक पीड़ित जो मतलब 5,000 रुपया महीना नहीं कमा सकता, वो 15,000 रुपया कहाँ से देगा? तो समस्या यहाँ पे है कि पैसा नहीं है तो आपका FIR नहीं दर्ज होगा। बहुत कम लोग हैं, जैसे सीमा गौतम जैसे लोग काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं, वहां पे तो थोड़ा बहुत जो FIR आपको आंकड़े जो देखने को मिलते हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि ये सामाजिक कार्यकर्ताओं का देन है, जो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं, जिनके वजह से FIR दर्ज होते हैं। अन्यथा घटनाओं मतलब अगर नियमतः बात करूं कि किसी के साथ घटना हुआ है तो FIR दर्ज नहीं होते हैं। अगर होंगे भी तो उनको धमकी दिया जाता। मैं बलरामपुर की घटना में बताने के थोड़े से बताऊंगी कि बलरामपुर में जब उसकी बेटी की अगवा किया गया तो बेटी गई, महिला गई कि हमारी बेटी को अगवा किया गया है, जबकि वो लड़का जो आरोपी था प्रधान का, ग्राम प्रधान का ही लड़का था, जो 10 दिन पहले ये आके घर में धमकी दिया था कि मतलब ये लड़की हमारे साथ रहेगी। और उसने क्या किया कि मतलब वो पढ़ाई भी छोड़ दी, घर में बैठ गई और वो अपने माँ से बोलती थी कि माँ मुझे कहीं पहुंचा दो, कहीं भेज दो, मैं यहाँ रहूंगी तो वो मुझे मार डालेगा। लेकिन उसकी माँ गरीब ठहरी, मतलब बात सोची कि जाकर के बात करके खत्म कर लेंगे, बात नहीं बनी। उस प्रधान के घर पे गई तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी अपनी बेटी संभालो। 10 दिन बाद ही उस बेटी का क्या होता, वो थाने पे भी गई, थाने पे FIR नहीं दर्ज हुआ। 10 दिन बाद उसकी बेटी अगवा होती है, जब अगवा हो जाती है तब भी वो थाने पे बेचारी जाती है, वो FIR दर्ज नहीं होता है। अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिलता है। जब डेड बॉडी मिलता है तो पुलिस तुरंत बिना FIR का उस मतलब जो प्रधान था उसके बेटे को उठा करके 151 में चालान कर दिया। और आप सोचिए कि इधर बेटी को मतलब ना तो डेड बॉडी देखने दिया गया, ना तो उसको छूने दिया गया, पोस्टमार्टम कर दिया गया। पोस्टमार्टम में 3 डॉक्टर बदले गए और 3 डॉक्टर बदलने के बाद ये कहा गया कि वो तो आत्महत्या कर ली है। और जब वो आरोपी मतलब जेल से बाहर निकला तो गांव भर को लड्डू बांटा, मिठाई बांटा। आप सोचिए कि वो पीड़िता पे क्या बीती होगी। उसका आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ। बस्ती की बात करूं, बस्ती में जब जिस दिन बेटी अगवा हुई उसी दिन वो बेचारी सब गई, माँ गई, पीड़िता गई कि भाई मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया। थानेदार बोलता है कि तुम्हारी बेटी अगवा नहीं हुई, तुम्हारी बेटी भाग गई है, तुम्हारी बेटी भाग गई है। तुम कौन किस लड़के के साथ भागी है मैं बताऊं? अब उसको मतलब इतना जलील किया गया, जलील करके खदेड़ दिया गया। 2 दिन बाद उसी के घर के बगीचे में उस लड़की का अधजला शव मिला। अधजला मतलब पूरी डेड बॉडी जल चुकी थी। तो आप कहाँ हैं, किस दुनिया में हैं? कैसे FIR दर्ज होगा? और वो FIR तभी दर्ज होता है जब कोई सामाजिक कार्य करता है, अन्यथा तो FIR दर्ज ही नहीं होते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मुझे तो थाने के मतलब थानेदार मतलब मुझे तो फोन, मुझे मेरा रेप करने का, मुझे हत्या करवाने का, जान से मरवाने का, मुझे इतनी गंदी अश्लील हरकत, मतलब मैं तो कई FIR में दर्ज करवा चुकी हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, जो मेरे व्हाट्सएप पे मतलब धमकी दी जाती है। और कई बार पता चलता है कि थाने द्वारा ही धमकी दिलवाई गई है। तो आप सोच सकती हैं कि FIR कैसे दर्ज होगा? हर जगह थाने पे भी वही है, कचहरी में भी वही है, कोर्ट तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। कोर्ट तो बहुत दूर की बात है, तो कोर्ट कहाँ से FIR दर्ज होगा? तो पहले नंबर। दूसरी बात है, किसी के घर पे अगर घटना हो गया
तो 10 लोग सलाह देते हैं कि भाई अरे तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी भाई रेप हो गया तो इज्जत है, हत्या हो गया तो गांव की बात है, चलो ठीक है सुलह कर लेते हैं, गांव में ही रहना है। तो इस तरह से किसी न किसी तरह से उसको घेर दिया जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं होता है। ये सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। जी, अगले 2 प्रश्न हैं अटेंडीज जो है आज हमारे साथ, तो उनके 2 और प्रश्न हैं कि अंबेडकर जन मोर्चा को बीएसपी की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है? नहीं, अंबेडकर जन मोर्चा को बीएसपी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। जब हम लोगों ने जेल में भी रहे, जब हमारे साथियों ने जेल में रहा, तो बहुत सारे संगठनों नहीं भी जानती हूँ, मैं बार बार धन्यवाद भी उनको देती हूँ कि जब लोगों ने सोशल मीडिया पे या अखबारों में जब देखा कि एक आंदोलन हो रहा है, एक संगठन है, एक लोग हैं जो समाज के लिए जेल में बंद हो गए हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। जैसे कि मेरे घर पे तो 2 महीने तक पुलिस का पथराव पड़ा, पूरा हमारे घर को कुर्की करने की धमकी दिया गया, मेरे भाई को गिरफ्तार किया गया था, मेरे रिश्तेदारों को भी उठा लिया गया था। तो ये सारी चीजें जब चल रही थी तो संगठनों का मतलब ज्ञापन आया हम लोगों के समर्थन में, लेकिन बीएसपी का कोई कार्यकर्ता तक, एक कार्यकर्ता का भी समर्थन नहीं आया कि ये बात समाज के लिए है, ये बात किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, ये बात समाज के लिए है। और समाज में जो दबा है, कुचला है, शोषित है, वंचित है, जो भूमिहीन है, उनके लिए ये आवाज उठाई जा रही है। तो बीएसपी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। जी, और ये आजाद समाज पार्टी का कोई प्रेजेंस है यूपी में? उत्तर प्रदेश में बात करें तो पूर्वांचल में नहीं है। जो उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक जैसा होता है जहां से काम करना शुरू करते हैं तो वहां पे आपके प्रभाव ज्यादा होते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम आप वहां पे दे पाते हैं, ज्यादा टाइम आप काम कर पाते हैं, लोगों से मिल पाते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्या अलग है और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की समस्या अलग है। तो मतलब संघर्ष तो दोनों कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां के ज्यादा लीडरशिप वहां से मिली है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को लीडरशिप, जैसे उत्तर प्रदेश की जो बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो जनता है या जो लोग हैं, तो जब भी लीडर उन्होंने चुना तो पश्चिमी को उत्तर प्रदेश से चुना। जैसे बहन जी भी हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं, चंद्रशेखर जी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, पूर्वांचल के लोगों ने जो भी काम किया उन लोगों को श्रेय दिया, लेकिन काम वहीं तक सीमित है, पूर्वांचल मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। बहन, अगर बीएसपी की भी बात करें तो जब बीएसपी की सरकार बनी थी, हम लोगों ने जब आंदोलन किया तब हम लोगों को पता चला कि वो जब बहन जी की सरकार बनी थी तो बहन जी ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दलित हैं, गरीब हैं, भूमिहीन हैं, जो मतलब जो भी उस शोषित लोग हैं, उनको उन्होंने जब उनकी सरकार रही तो उन्होंने किसी को 4 बीघा, किसी को 3 बीघा, किसी को 2 एकड़, किसी को 1 एकड़, किसी को 1.5 एकड़, इस तरह से उन्होंने जमीन आवंटन किया है, जमीन दिया है। ये बात हम लोगों को जब हम लोगों ने किया, जब जन आंदोलन के दौरान जब हम लोग जेल में गए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप लोगों को जमीन नहीं मिला, हम लोगों को तो यहाँ जमीन मिला है, उधर के लोगों को नहीं मिला। तो वही है कि प्रभाव जो भी है ज्यादातर पश्चिमी तक ही है, पूर्वांचल में नहीं है। Great to hear from you. Absolutely illuminating idea and the process that you've been through. My heart goes out to you. I've been involved in the criminal justice system. It can be a little in the shadows. So it's always helpful when people bring out literature from their own experience. पर मेरा सवाल सीमा जी आपसे है, आपने अभी बताया कि बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं जिनको बेल मिल गई है, लेकिन वो बेल की कंडीशंस पूरी नहीं कर पाते। इसका श्रेय आप किसे देंगे? या तो आप ये कहेंगे कि बेल कंडीशंस इतनी हार्श होती हैं कि आप 30,000 रुपए जमा करें अपने पर्सनल बॉन्ड के लिए और 2 और लोग लाएं जो कि 30,000 के आपकी श्योरिटी बने। क्या ये प्रॉब्लम बहुत ही नोटिसेबल है जेल के अंदर? एंड इवन इफ वैलेंटाइन कुड आंसर दिस, दैट बी ग्रेट।
the fact that people don't meet the conditions for their bail, no? They were granted bail, but they don't have Yes. the amount of money or they don't have the two cautions that they need. I think that's the Sima will tell more, but maybe if you can translate to Sima. I remember from inside the jail that people, when they were granted bail, yes, they had lots of problems, and they often needed to pay for someone to be their warranty, but it was kind of a market. So it was not some because it had to be someone who had lands, I think, who had real estate, and Yes, so they were negotiating with even if they were people from their family. Yeah. People, they will help them only if they would get paid. I remember this. That's memories I have from some conversation, but probably Sima can illuminate this better. Lavanya, maybe you can just translate this. देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग जेल में यही तो समस्या है कि जेल में वही लोग बंद हैं कि जिनके पास, जो मैंने कहा कि अभी वो से बाहर नहीं आ पा रहे, उनकी बेल हो गई है। जो गरीब आदमी है, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कमाने जा रहा है, या छोटी छोटी घटनाओं में, छोटी छोटी प्रॉब्लम में अगर उसके साथ कोई घटना हो गया है, तो उसके पास जो ये कंडीशन लगाया गया है सरकार, जो कानून की तरह से कि आपको इतना देना है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि परिवार अकेला हो जाता है, जो गरीब लोग होते हैं, परिवार अकेला होता है। जब किसी पे केस हो जाता है, खास करके जब कोई भी छोटा भी केस हो जाता है, तो उसको समाज में जागरूकता न होने के कारण उसको इतना बड़ा बना है कि केस होने पे कोई सामने साथ में खड़ा नहीं होना चाहता है, कोई साथ में नहीं आना चाहता है। दूसरा बात यह है कि जो बेल के लिए जो कंडीशन लगा दिया गया है कि आपके पास जमीन होना चाहिए, या 50,000 की रकम होना चाहिए, या आपके नाम से जमीन होना चाहिए, तभी आप बेल के लिए जो हकदार बन सकते हैं। तो इसी कंडीशन को लेकर के जब अंबेडकर जन मोर्चा का जो हम लोगों की मांग पत्र था, तो इसी कंडीशन को लेकर के था कि वो बिना कंडीशन, बिना कोई कंडीशन लगाए सरकार ऐसी नियम बनाए, ऐसे कि उनके लिए कोई कंडीशन न लगाया जाए कि भाई 50,000 रुपया का आप 2 जमानतदार चाहिए या आपको गवाह चाहिए। छोटे घटनाएं हुए हैं, मामूली घटनाएं हुए हैं, थोड़ी से बेल का है, तो जितने मामूली घटनाओं में उनको बिना किसी शर्त का, बिना किसी नियम डेट डिसाइड कर दीजिए, 10 दिन रखना है, 15 दिन रखना, और जब वो बाहर निकले तो सम्मान पूर्वक उनको एक अमाउंट भी दिया तय किया जाए कि वो अपने घर तक जा सके। जो भी उस दौरान जो भी पेपर लगेंगे, जो भी पैसे लगेंगे होनी है, वो सरकार के द्वारा, वो कानून के द्वारा पे किया जाए, सरकार के द्वारा पे किया जाए, जो हम लोगों की ज्ञापन में जो मांग पत्र है। ये बहुत समस्या है जिसकी वजह से लोग घर नहीं जा पा रहे हैं। Okay, then let's wrap up the session. I'd like to thank you both, and thank you for joining us today and taking out your valuable time to be a part of this webinar. सीमा मैम, आपको बहुत शुक्रिया। आपका जो काम है और आप जो अंबेडकर जन मोर्चा को आप लीड कर रहे हैं, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, और पर्टिकुलरली जो लैंड डिग्निटी और सोशल जस्टिस, इन सब इश्यूज पे आप जो काम कर रही हैं, वो बहुत प्रेरक है। एंड ऑल्सो वी आर ग्रेटफुल टू वैलेंटाइन हेनॉल्ड. Your work is definitely very courageous, and it has brought out the lived realities of Dalit communities, not only for the Indian audience, but now even for an international audience. And you are really committed in telling these stories, and I'm definitely looking forward to read the entirety of your book. And today's conversation has been really great, and your presence, engagements, and reflections
helped make this very meaningful and thought-provoking. Thank you to our audience as well for giving an supply of questions and being so engaging with the webinar. So once again, we thank you all for being here, and we continue these we hope these conversations continue in the future as well. We hope both of you remain in contact with us. Seema ma'am, आप भी हमारे साथ जुड़े रहें. So on that note, I'd like to end. Thank you. Thank you for having us, Lavanya. And thank you, Seema.